हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह आज भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन। पिछले सेशन में ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। इसके पहले ऑलरेडी सेम टाइप के 24 क्वेश्चंस में करवा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, वही करना है जो इसके पहले 24 क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। दो ब्लॉक्स हैं, स्मॉल m मास, कैपिटल M मास। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करना है और दो रस्सियां हैं, एक तो ये वाली रस्सी है और एक ये दूसरी रस्सी है। इन दोनों रस्सियों का टेंशन फाइंड करना है। तो दो ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करना है और दोनों रस्सियों में जो टेंशन है वो टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्प्रिंग। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको फटाफट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कैसे सॉल्व करेंगे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एफबीडी बनाना होता है। तो हम एफबीडी बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसका वेट स्मॉल mg, बड़े वाले ब्लॉक का वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये आपस में कैंसिल हो जाने हैं। नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपस में कैंसिल हो जाने हैं। तो आप नॉर्मल रिएक्शन और वेट को बनाना चाहें तो बना दें, नहीं बनाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल के ऊपर ये बड़ा ब्लॉक रखा है और जो टेबल है वो स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन और ये mg को ड्रॉ करो ना ड्रॉ करो सब बराबर बात है। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ उतर रहा है और इसका जो एक्सीलरेशन है मान लेते हैं a1 है। नीचे की तरफ ये उतर रहा है ऐसा मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि ये नीचे उतरेगा कि ऊपर चढ़ेगा, नहीं जानते। तो जब आप नहीं जानते हो कि ये किधर जाएगा तो आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, गलत मानोगे तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा और आंसर में नेगेटिव साइन को देखकर आप समझ जाओगे कि जो डायरेक्शन आपने माना है एफबीडी ने रियल लाइफ में उससे उल्टा डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो, आंसर अपने आप ही आपको सच्चाई बता देगा। ठीक है, तो मान लिया कि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये नीचे उतरता है और नीचे उतरते टाइम इसका एक्सेलरेशन a1 है। बड़ा वाला ब्लॉक आगे बढ़ रहा है टेबल के ऊपर और बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 है। ये है हमारी शैतान पुली। शैतान पुली, ये देखो ये जो पुली है ये मासूम है। मासूम होने का मतलब ये मूव नहीं करेगी, रुकी हुई है। लेकिन ये जो पुली है ये शैतान है और शैतान होने का मतलब है कि ना तो ये रुकी हुई है और ना ये किसी ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रही है। तो ये सेपरेट है, तो इसका एक्सेलरेशन अलग है और हम इसका एक्सेलरेशन a3 मान लेते हैं नीचे की तरफ। ये जो रस्सी है इस रस्सी का टेंशन हम सारे पॉइंट्स पे T1 मान लेते हैं और ये जो रस्सी है इसका टेंशन हम सारे पॉइंट पे T2 मान लेते हैं। इसका टेंशन हम सारे पॉइंट पे T2 मान लेते हैं। तो इस वाली जो रस्सी है इस रस्सी का टेंशन हम T1 मान के चल रहे हैं सारे पॉइंट्स पर और ये जो रस्सी है इसका टेंशन हम T2 मान के चल रहे हैं सारे पॉइंट्स पर मान के चल रहे हैं। तो अब चलिए एफबीडी बनाना शुरू करते हैं। लटके हुए ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ स्मॉल m, जो स्मॉल m ब्लॉक लटक रहा है उसकी एफबीडी बनाते हैं। नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे हम। तो ये जो स्मॉल m हमारा ब्लॉक है इस स्मॉल m ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक तो mg हमारा फोर्स है और एक ऊपर के डायरेक्शन में T1 टेंशन हमारा फोर्स है। तो एक नीचे के डायरेक्शन में mg मौजूद है और एक ऊपर के डायरेक्शन में T1 मौजूद है। ये जो T1 टेंशन है बच्चों, टेंशन को हमेशा डबल एरो बनाते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। और पूरी जो रस्सी है पूरी रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगा। तो पहली वाली रस्सी में टेंशन को मैंने T1 लिखा है और सेकेंड वाली रस्सी में अलग टेंशन है उसको मैंने T2 लिखा है। लेकिन जो भी टेंशन होगा एक रस्सी के सारे पॉइंट्स पर टेंशन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि रस्सी मासलेस है और ये जो पुली है दोनों की दोनों पुली को भी हम आइडियल पुली मानेंगे। आइडियल पुली में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। आइडियल पुली पहली चीज तो मासलेस होती है, दूसरी चीज फ्रिक्शन लेस होती है। तो ये जो दोनों की दोनों पुली है ये दोनों पुली आइडियल पुली है और आइडियल पुली है मतलब ये दोनों पुली मासलेस भी है और दोनों पुली फ्रिक्शन लेस भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो T1 टेंशन
अब ये जो T1 टेंशन है, इसका ये जो अपवर्ड पॉइंटिंग वाला एरो है, डबल एरो बनाया है, डबल एरो बनाया है, इसमें जो अपवर्ड पॉइंटिंग एरो है ये इस ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है। तो T1 टेंशन का अपवर्ड पॉइंटिंग वाला एरो ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, और ये जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग वाला एरो है ये जाके इस पुली पे अप्लाई हो जाता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन लग रहा है, तो mg नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, mg माइनस T1 दैट इज ma1। तो ये हमारी इक्वेशन पहली हो गई, और इस इक्वेशन में अननोन कितने हैं, तो एक अननोन तो ये T1 है और ये A1 है। तो इक्वेशन 1 अननोन 2 अभी ये सॉल्वेबल नहीं है। अब हम ये बड़े वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ कैपिटल M, बड़े वाले ब्लॉक की बनाते हैं जल्दी से। तो देखो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, T2 का ये वाला जो एरो है, राइट साइड में पॉइंटिंग जो एरो है T2 का, ये इस बड़े वाले ब्लॉक पर अप्लाई हो रहा है, केवल एक ही फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन और mg कैंसिल हो गए, और वैसे भी हम x इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो x इक्वेशन का y डायरेक्शन से कोई मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो T2 टेंशन है, T2 का ये राइट साइड में जो पॉइंटिंग एरो है, यही एकमात्र कैपिटल M पे लगने वाला फोर्स है, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन T2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और इसमें T2 नया अननोन है, पहले यूज नहीं हुआ है, T2 नया अननोन है। तो इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई है, लेकिन अननोन हमारे पास 4 हो गए हैं। अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। तो अब हम शैतान पुली की इक्वेशन बनाते हैं, शैतान पुली की एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ, और ये जो पुली है इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस पुली 1। तो एफबीडी ऑफ पुली नंबर 1, तो ये जो पुली नंबर 1 है, ये वाली पुली, इस पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो T2 लग रहा है, ऊपर की तरफ T2 लग रहा है, और नीचे की तरफ दोनों साइड से T1 लग रहा है, और ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है, क्योंकि पुली मासलेस है। मासलेस चीज पर टोटल फोर्स हमेशा 0 होता है, हमेशा मासलेस चीज पर टोटल फोर्स हमेशा 0 होता है। तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, T2 इक्वल टू 2T1, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। और इस इक्वेशन में T2 T1 सब पहले यूज हो चुके हैं, तो कोई नया अननोन नहीं है। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो चुकी है 3, इक्वेशन 3 हो गई है, लेकिन अननोन हो चुके हैं 4। तो क्योंकि अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशन कम है, इसलिए ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमें और इक्वेशंस चाहिए। तो और इक्वेशंस कैसे बनेंगी, तो अब हम स्ट्रिंग वाली इक्वेशंस बनाएंगे। स्ट्रिंग वाली इक्वेशंस में हम ये जो एक्सीलरेशन है A3, A1, A2, इन एक्सीलरेशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो एक्सीलरेशंस को कनेक्ट करने वाली इक्वेशंस, एक्सीलरेशन का आपस में रिलेशन जो बनेगा, उन इक्वेशंस को अब हम लिखेंगे। लेकिन मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो सारे बच्चे अच्छा सा डायग्राम बनाओ फेयर कॉपी पे, अच्छी हैंडराइटिंग में सॉल्यूशन को नोट करो जितना मैंने समझाया है। कोशिश करना नोट करते समय आपको देखना कम से कम पड़े, देखने से बचो नोट करते समय, कहीं अटक जाओ तब देखना। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, जितना सॉल्यूशन आपके सामने है उतना पहले नोट करो, फिर मैं स्ट्रिंग्स वाली इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा। जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए, तो अब हम स्ट्रिंग वाली इक्वेशंस लिखेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशंस है इनको मैं इकट्ठा करके लिख ले रहा हूं एक जगह पर। पहली इक्वेशन ये रही mg माइनस T1 इट इज ma1, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन T2 इक्वल टू कैपिटल M A2, और शैतान पुली की एफबीडी है T2 इक्वल टू 2T1। तो टोटल हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है वो 3 हो चुकी हैं, और अननोन्स की संख्या 4 है।
अब हम स्ट्रिंग की इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे दो रस्सियां हैं, दोनों रस्सियों के लिए एक एक इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये T1 टेंशन वाली रस्सी की इक्वेशन लिखेंगे। आप अपना सारा ध्यान इस T1 टेंशन वाली रस्सी पे लगा दीजिए, सारा ध्यान केवल इस रस्सी पे लगाओ और कुछ मत देखो। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे ध्यान लगाना है। तो आपको अपना सारा ध्यान इस T1 टेंशन वाली रस्सी पे ही लगाना है। T1 टेंशन वाली रस्सी कौन कौन सी बॉडीज को टच कर रही है? एक तो इस ब्लॉक को टच कर रही है, एक पुली नंबर 1 के ऊपर से निकलती है, और एक ये जमीन पे टच हो रही है। तो तीन जगह पर ये T1 टेंशन वाली जो रस्सी है, ये 3 पॉइंट्स पर टच हो रही है। ब्लॉक पे, पुली के ऊपर से जा रही है और फ्लोर पे जा रही है। फ्लोर का तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, तो मूवमेंट कौन कौन कर रहा है? पुली 1 मूव कर रही है और ये ब्लॉक मूव कर रहा है। अब देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये किधर जा रहा है? ये ब्लॉक किधर जा रहा है? क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है? हाँ, नीचे की तरफ ही जा रहा है। और जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो रस्सी को, ये रस्सी के इस पार्ट को लंबा करेगा। तो ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है A1 रस्सी को लंबा करता है एक बार। A1 रस्सी को लंबा करता है एक बार। तो A1 एक बार लंबा करता है, A1 एक बार लंबा करता है। और ये जो पुली है हमारी, ये पुली भी नीचे जा रही है। तो पुली वाला एक्सेलरेशन A3 रस्सी को 2 बार छोटा करता है। तो A3 2 बार छोटा करता है इसलिए माइनस। फिर से देखो, सारा ध्यान आपको इस रस्सी पे रखना है। ये जो T1 टेंशन वाली रस्सी है, सारा ध्यान इस रस्सी के ऊपर ही होना चाहिए और कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो T1 टेंशन की रस्सी है, ये पुली 1 के ऊपर से पास हो रही है और इस ब्लॉक पे जाके टच हो रही है। तो ब्लॉक को टच हो रही है एक बार। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को रस्सी टच करती है एक बार, मतलब ब्लॉक के मोशन का रस्सी पर एक बार असर पड़ेगा, और पुली 1 के मोशन का रस्सी पर 2 बार असर पड़ेगा। ब्लॉक का जो मोशन है उसका रस्सी पर एक बार असर पड़ेगा, पुली 1 का जो मोशन है उसका रस्सी पर 2 बार असर पड़ेगा। ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, तो रस्सी को एक बार लंबा करेगा। पुली भी हमने नीचे जाती हुई मानी है, तो पुली के नीचे जाने से रस्सी 2 साइड पे छोटी होगी, यानी 2 बार छोटी होगी। तो पुली वाला एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को छोटा कर रहा है, ब्लॉक वाला एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा कर रहा है। तो ब्लॉक वाला एक्सेलरेशन एक बार लंबा कर रहा है, पुली वाला एक्सेलरेशन 2 बार छोटा कर रहा है, यही तो। और ओवरऑल इट इज 0। ओवरऑल रस्सी ना तो छोटी होने वाली है ना बड़ी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो चुकी है। और इस चौथी इक्वेशन में एक नया अननोन आ चुका है A3। तो T1 A1 T2 A2 A3, इक्वेशन 4 अननोन 5 अभी भी सॉल्वेबल नहीं है। अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है। एक इक्वेशन की और तलाश है और एक रस्सी हमारे पास और मौजूद है। तो अब हम ये T2 टेंशन वाली रस्सी पे ध्यान देते हैं। ये तो मासूम पुली है, मूव ही नहीं कर रही है, रुकी है। तो ये जो T2 टेंशन की रस्सी है, एक तो इस ब्लॉक के साथ ये मूवमेंट कर रही है, एक ये पुली 1 के साथ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो T2 टेंशन की रस्सी 2 जगह पर मूवमेंट कर रही है। जब ये पुली नीचे उतरेगी, पुली 1, तो रस्सी एक बार लंबी होगी। जब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो रस्सी एक बार छोटी होगी। जब ये पुली नीचे आएगी तो रस्सी एक बार लंबी होगी। जब ये ब्लॉक आगे आएगा तो रस्सी एक बार छोटी होगी। तो पुली वाला एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा करेगा, ब्लॉक वाला एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को छोटा करेगा। तो A2 एक बार छोटा करेगा, A3 एक बार लंबा करेगा। तो A3 ने एक बार लंबा किया, A2 ने एक बार छोटा किया। ओवरऑल रस्सी ना तो लंबी हो सकती है ना छोटी, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है आइडियल स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल।
ना तो लंबी हो सकती है ना छोटी। तो ये हमारी इक्वेशन 5, और इस इक्वेशन में कोई भी नया अननोन नहीं है। तो टोटल हो चुकी है 5 इक्वेशन, अननोन भी 5 ही है। 5 इक्वेशन, 5 अननोन, दैट इज अ कंप्लीटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। आप अगर ये 5 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पांचों के पांचों अननोन्स की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। जब भी इस 5 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, पांचों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। अगर करोगे तो वैल्यू मिलेगी अननोन्स की, छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, फिर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बच्चों को चाहिए कि वो इक्वेशंस को सॉल्व करें। मैं इक्वेशन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना इट इज मैथमेटिक्स। मेरा मकसद आपको फिजिक्स पढ़ाना है, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए अलग टीचर है आपके पास। तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाई कैसे जाती है इस चीज की ट्रेनिंग दे रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे बच्चों को इक्वेशन सॉल्विंग आती है और सारे बच्चे इक्वेशन सॉल्व कर भी रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलूंगा। हालांकि सच्चाई मुझे भी पता है। तो इक्वेशंस को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग जरूर कर लेना। वीडियो पॉज कर लो। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच कर लें, अपनी इक्वेशंस मेरी इक्वेशंस को मैच करें। आप देख लीजिए सही बनाया है कि नहीं इक्वेशंस को। अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो अपनी गलती को पहचानिए और कोशिश करिए कि जो भी गलती हुई वो दोबारा आपसे ना हो। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में बिना देखे सोल्यूशन को नोट कर डालिए। फिर ऐसा ही एक और प्रॉब्लम होमवर्क के लिए आज फिर देता हूं। पहले ये सोल्यूशन को फेयर कॉपी पे जल्दी से नोट करो। ऑलराइट, ये है आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन। 2 ब्लॉक्स हैं, स्मॉल m मास का, कैपिटल M मास का। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक ही रस्सी है, ध्यान दीजिए एक ही रस्सी है। ये ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, और ये ऊपर, एक ही रस्सी है। एक ही रस्सी, तो एक ही रस्सी है और 2 ब्लॉक्स हैं, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन बताना है और एक ही रस्सी है तो उस रस्सी का टेंशन बताना है। ठीक, तो ये है आज के लिए होमवर्क प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज कर लो और होमवर्क क्वेश्चन ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी पे। अगले सेशन में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, आप लोग मैच कर लेना कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने कोई गलती की, अगले सेशन में पता चल जाएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट कर डालिए। होमवर्क क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, हो सके तो तुरंत ही इसका सोल्यूशन भी कर लीजिए और अच्छा होगा। ऑलराइट, पिछले सेशन में ये वाला क्वेश्चन भी था आपका होमवर्क। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम एक बार समझा रहा हूं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। एक ब्लॉक है, डायग्राम में दिखाया हुआ है मैंने, एक ब्लॉक है, वो स्लिप हो रहा है, इट इज स्लिपिंग, ऑलरेडी वो स्लिप हो रहा है। तो स्लिप हो रहा है मतलब उसके पास ऑलरेडी स्पीड है, वो ऑलरेडी स्लिप हो रहा है, रुका हुआ नहीं है। तो इट इज ऑलरेडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जमीन जो है, जमीन रफ है, हॉरिजॉन्टल है, और इस जमीन पर ये ब्लॉक स्लिप करता हुआ जा रहा है। तो जब बेटे रफ जमीन पे ब्लॉक हमारा स्लिप करेगा तो जिधर ये स्लिप होगा उससे उल्टे डायरेक्शन में इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। जिधर ये स्लिप कर रहा है उससे उल्टे डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर लगेगा। तो ये स्लिप हो रहा है राइट में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक फोर्स है ना एक्चुअली, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली अ फोर्स। तो जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। और ध्यान दीजिए ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी से उल्टा है, और वेलोसिटी से उल्टा एक्सेलरेशन है तो बेसिकली ये डेसिलरेशन है। ये ब्लॉक को स्लो करेगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है,
तो इसलिए ये जो ब्लॉक है ये स्लो पढ़ने लगेगा, और जब ब्लॉक स्लो पड़ेगा तो हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, हम डेसिलरेशन कहेंगे। ठीक, तो चलिए हम तो एफबीडी बना देते हैं। अच्छा, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो हमारा ब्लॉक है और ये जो हमारी जमीन है, ब्लॉक और जमीन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी। हम लोग तो एक ही काम करते हैं, सवाल चाहे कुछ भी पूछा जाए, हम तो एफबीडी बनाते हैं। आपको मैंने सिखाया है ना कि सारे सवालों का तो जवाब एक ही है, एफबीडी एफबीडी एफबीडी। तो हम एफबीडी बनाने जा रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस ब्लॉक पर? एक तो फ्रिक्शन लग रहा है, एक इसका वेट होगा, एक जमीन से पैदा होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब एक्सीलरेशन जो है वो पीछे की तरफ है, मतलब अप एंड डाउन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, अप एंड डाउन फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करेगा, और ये जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसकी वजह से एक्सीलरेशन बन रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपल ब्लॉक की एफबीडी लिख रहा हूं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन में mg को बैलेंस किया, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, और दोनों फोर्स आपस में बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, और एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए वर्टिकल वाले फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उस फोर्स की वजह से डेसिलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखी है, ये ब्लॉक की एफबीडी लिखी गई है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सभी जानते हैं इस बात को। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, म्यू के इंटू mg इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से म्यू के की वैल्यू आती है a बाई g, ये म्यू के की वैल्यू है। a जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो म्यू के इज इक्वल टू 4, और g को मैं 10 डाल देता हूं, 9.8 लेते हैं, यहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 10 डाल देता हूं मैं, तो 4/10 यानी 0.4। तो पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 0.4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एफबीडी बनाया, खत्म हो गया। तो दिस वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। जिन बच्चों ने होमवर्क किया वो अपने सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन को मैच कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो गलती कहाँ हो गई यार इतने आसान क्वेश्चन में, जो भी गलती हुई हो वो दोबारा आपसे ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना। फेयर कॉपी पे अच्छा सा डायग्राम बनाओ और बिना देखे सोल्यूशन को फेयर कॉपी पे नोट करो। फिर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही। पहले ये वाला सोल्यूशन जल्दी से फेयर कॉपी पे नोट कर डालो। ऑलराइट, ये है आज के लिए होमवर्क प्रॉब्लम। जल्दी से मैं आपको ये प्रॉब्लम समझा देता हूं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड। तो एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल जमीन पे, और जमीन बेसिकली रफ है मतलब फ्रिक्शन मौजूद है,
तो हॉरिजॉन्टल जो जमीन है उस जमीन पे हमने ब्लॉक को पुश कर दिया विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हमने ब्लॉक को धक्का मारा हॉरिजॉन्टल जमीन पर। तो जब जमीन पे धक्का मारा तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जमीन है और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है ये रफ है, और इस रफ जमीन पर हमने एक ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से धक्का दिया। और जब हमने ब्लॉक को धक्का मारा 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से, तो क्योंकि जमीन रफ है तो जमीन ने इस पर फ्रिक्शन लगाना शुरू किया। जमीन ने इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाना शुरू किया, और जब पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ तो पीछे की तरफ एक्सीलरेशन पैदा हुआ, क्योंकि एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, इसका जो वेट होगा और नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो आपस में बैलेंस ही हो जाएंगे, और वेट और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस होने के बाद एक ही फोर्स बचता है, और क्योंकि एक ही फोर्स बच रहा है तो जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा। और ध्यान दीजिए ये जो एक्सीलरेशन है ये वेलोसिटी से अपोजिट है, तो ये जो हमारा ब्लॉक है ये धीरे धीरे स्लो पड़ने लगेगा, और स्लो होता 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 थोड़ी दूर जाके ये रुकेगा। आपको बताना है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले तक ये कितनी दूर चला जाएगा। तो ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। अगले सेशन में मैं इसका सलूशन आपको समझाऊंगा, देखेंगे कितने बच्चे सही करके लाते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करो और जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन को नोट करो। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो इस टॉपिक में मैंने पिछले सेशन में आपको वर्क के बारे में बहुत डिटेल में बातें बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप वर्क कहते हो तुरंत बाद ये बोलने की आदत बनाओ कौन से फोर्स का वर्क आप बता रहे हो। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर एक साथ कई सारे फोर्सेस लग रहे हो सकते हैं। एट द सेम टाइम देयर कैन बी मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ढेर सारे फोर्सेस में से आप जो वर्क बता रहे हो वो कौन से फोर्स का वर्क बता रहे हो, ये जरूरी है मेंशन करना। इसको आदत बनाओ कि जब भी वर्क आप कहो तो साथ में ये जरूर बताना है कि कौन से फोर्स का वर्क। दूसरी चीज, वर्क को निकाला कैसे जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से फोर्स का वर्क है। स्टेप 1 आपको देखना है कि वर्क आप कौन से फोर्स का निकाल रहे हो। फिर आपको यह देखना है कि जिस फोर्स का वर्क आप निकाल रहे हो वो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जो फोर्स आप, जिस फोर्स का वर्क लेना है वो फोर्स कांस्टेंट है या वो फोर्स वेरिएबल है। कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये देखना है। अब जब कह रहे हैं कि कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट में दोनों बातें देखनी होगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी बदल रहा है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तब हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट है। अगर दोनों में से एक भी चीज चेंज हो रही है तो हम कहेंगे फोर्स वेरिएबल है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो काम बहुत आसान है। फोर्स को पकड़ लो, डिस्प्लेसमेंट देखो टोटल कितना हुआ है शुरू से आखिर तक, और डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा जाता है ये काइनेमैटिक्स में आपने सीखा है। शुरुआत से आखिरी तक टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको देखो। फोर्स को कांस्टेंट है तो फोर्स को पकड़ो, डिस्प्लेसमेंट को पकड़ो, डॉट प्रोडक्ट करो, आ गया वर्क, काम खत्म। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मामला बिल्कुल आसान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करना दुनिया का सबसे आसान काम होता है।
डॉट प्रोडक्ट करना तो सब बच्चों को आता ही है ना। तो फोर्स को लेना है, डिस्प्लेसमेंट को लेना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, काम खत्म हो जाएगा। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है या तो मैग्नीट्यूड बदलता जा रहा है या डायरेक्शन बदलता जा रहा है। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को एक साथ नहीं लेंगे, पूरा डिस्प्लेसमेंट एक बार में नहीं लेंगे। सबसे पहले हम इनफाइनाइट साइमली छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इनफाइनाइट साइमली छोटे डिस्प्लेसमेंट को डी आर लिखा जाता है। बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम अपने फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और छोटे से डिस्प्लेसमेंट का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो छोटा सा वर्क आएगा। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो, अगर फोर्स चेंज हो रहा है, वेरिएबल का मतलब चेंज हो रहा है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरिएबल हैं। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो सबसे पहले आप बिल्कुल नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट लीजिए, उस नन्हे से डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करके नन्हा सा वर्क निकालिए, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल वर्क निकालिए। और फिर टोटल वर्क अगर चाहिए तो टोटल वर्क के लिए छोटे वाले वर्क को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क। ये जो इनफाइनाइट साइमली स्मॉल वर्क हुआ है, इस इनफाइनाइट साइमली स्मॉल वर्क को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क हमें मिल जाता है। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको पिछले सेशन में समझाई है। तो कहने का मतलब है कि वर्क के बारे में मैं आपको दो बातें समझा चुका हूं। पहली बात मैं ये समझा चुका हूं कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। दूसरी बात मैं ये बता चुका हूं कि वर्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड द वर्क। तो टेक्निकली स्पीकिंग कि अब सारे बच्चे वर्क के क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपको वर्क की डेफिनेशन पता है और आपको ये मैंने बताया है कि कैलकुलेशन किया कैसे जाए, तो आप क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो गए। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करके दिखाना होगा और वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि क्वेश्चंस जब आप लगाने जाओगे तो आपसे नहीं लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। पहली चीज चाहिए होती है अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। दूसरी चीज चाहिए होती है बच्चों प्रैक्टिस। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन लगाने जाओगे तो क्वेश्चन लगेंगे। बहुत सारे बच्चे बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनसे क्वेश्चन नहीं होते और फिर उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आया। नो बेटे, समझ में आना इज वन थिंग, क्वेश्चन को कर लेना इज अदर थिंग। क्वेश्चन करने के लिए समझ में आना चाहिए प्लस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल प्रॉब्लम में लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि वर्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उस कैलकुलेशन पर बेस्ड मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और मैं आपको वर्क कैलकुलेट करके दिखाऊंगा उस एग्जांपल में। तो सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वर्क को कैलकुलेट करना कैसे होता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन से फोर्स का वर्क आप ले रहे हो। तो जो वर्क आप ले रहे हो वो वर्क कौन से फोर्स का ले रहे हो। ठीक, फिर देखना है कि जो फोर्स आपने लिया वो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तब तो झंझट ही खत्म, फोर्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, वर्क आ गया। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया जाता, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे। सबसे पहले इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करके इनफाइनाइट साइमली छोटा वर्क आप पता लगाओगे और फिर इस इनफाइनाइट साइमली छोटे वर्क को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाला जाएगा। चलिए, तो
तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि एक आदमी सड़क पे जा रहा था, रास्ते में उसे एक पपी दिखा, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा रास्ते में उसको दिखा, एक छोटा सा प्यारा सा पपी दिखा। तो उसने उस पपी को नीचे झुक के उठा लिया, अपनी गोद में रख लिया और अपनी गोद में उस पपी को खिलाते हुए थोड़ा दूर आगे तक गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने वापस पपी को सड़क पे रख दिया। ठीक, फिर से बता रहा हूं, एक आदमी जा रहा था सड़क पर, उसने सड़क से एक छोटे से कुत्ते के पपी को उठाया, गोद में रखा, थोड़ी दूर तक ले गया आगे और फिर वापस पपी को सड़क पे छोड़ दिया। तो पपी को उठाया, आगे बढ़ा और पपी को नीचे रख दिया। हम पता लगाएंगे कि इस आदमी ने कितना वर्क किया, पपी को उठाते वक्त, पपी को आगे ले जाते वक्त और पपी को नीचे रखते वक्त इस आदमी ने कितना वर्क किया, ये हम कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल देखेंगे कि टोटल उठाकर रखने तक टोटल कितना हुआ। ठीक, ये सिचुएशन में ले रहा हूं। तो सिचुएशन ये है, लेट अस सपोज a man lifts a puppy up। तो एक आदमी ने पपी को अपनी गोद में उठाया, lifts a puppy up from ground, तो जमीन से उठाया अप टू हाइट h हाइट तक पपी को अपनी गोद में उठाया। गोद में उठा के वो थोड़ा दूर तक आगे गया, then he walks with the puppy up to a distance s। तो सड़क पे s डिस्टेंस वो वॉक करके गया और फिर उसने वापस पपी को जमीन में रख दिया। एंड देन he puts the puppy back on the ground। ये सिचुएशन है, एक मैन था, उसने सड़क से एक पपी को अपनी गोद में उठाया, सड़क से उसकी गोद मान लेते हैं h हाइट तक है, उठाया, फिर पपी को वॉक करता हुआ थोड़ा दूर आगे तक गया और देन ही पुट्स द पपी बैक ऑन ग्राउंड। डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो ये सड़क है, सीधी सड़क है, इसी सड़क पर एक प्यारा सा पपी, प्यारा सा एक पपी खेल रहा था। एक आदमी आया और इस आदमी ने पपी को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद ये जो आदमी है, ये पपी को लेकर अपनी गोद में लिए हुए थोड़ी दूर तक वॉक करता हुआ गया और फिर इस आदमी ने वापस से पपी को जमीन पे रख दिया। तो ये जो आदमी है, इसने वापस से इस पपी को जमीन पे रख दिया। ठीक, तो मैन ने पपी को उठाया, पपी को उठा के थोड़ी दूर सड़क पे वॉक करता हुआ गया और फिर पपी को वापस जमीन पे रख दिया। ओ सॉरी, ओ पूंछ मैंने मैन को लगा दी, पूंछ तो पपी की लगेगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। पपी को जब उठाया है तो वो जमीन से h हाइट उठाया और आगे ले गया, तो कितना आगे ले गया, s डिस्टेंस आगे ले गया। तो हम पता लगाएंगे कि ये जो मैन है, इसने पपी को उठाने के दौरान कितना वर्क किया, आगे बढ़ने के दौरान कितना वर्क किया और फिर पपी को जमीन पे रखते टाइम कितना वर्क हुआ और फिर देखेंगे टोटल कितना वर्क हुआ। तो आप लोग ऐसा करो,
सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है, डायग्राम मैंने बना दिया है। फिलहाल वीडियो पॉज करो, हेडिंग डालो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, सिचुएशन नोट करो और ये डायग्राम बनाओ सुंदर सा, वीडियो पॉज करके। फिर मैं वर्क कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। पहले इतना जल्दी से फेयर कॉपी पे करो, जल्दी करो। चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनना, जब तक कहा ना जाए हम मानते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है बहुत धीरे हो रहा है, बिल्कुल स्लोली स्लोली हो रहा है। मतलब मैन ने बिल्कुल हल्के से पपी को उठाया, बिल्कुल धीरे धीरे आगे गया और बिल्कुल हौले से पपी को नीचे बैठा दिया। ठीक, जब तक कहा ना जाए हम मानते हैं बिल्कुल धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल धीरे। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मैन रुका हुआ है एक पोस्चर में पपी को उठाते टाइम, क्योंकि बहुत धीरे उठा रहा है तो आपको मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा आंखों से। बहुत देर तक जब देखोगे तब लगेगा कि मैन नीचे से ऊपर आ गया, क्योंकि बहुत धीरे धीरे मैन ने पपी को उठाया, बहुत धीरे धीरे आगे गया। जब तक कहा ना जाए हम मानते हैं प्रोसेस इज वेरी स्लो, बहुत धीमे हो रहा है, इनफाइनाइट साइमली स्लो। जब तक कहा ना जाए, जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि फास्ट प्रोसेस है, तब तक हम मानेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है इट इज इनफाइनाइट साइमली धीमा, बिल्कुल धीरे 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 मैन उठाता है, धीरे धीरे आगे जाता है और धीरे धीरे पपी को वापस जमीन पे बैठा देता है। द प्रोसेस इज सुपर स्लो, इनफाइनाइट साइमली स्लो। जब तक कहा ना जाए मान के चलेंगे प्रोसेस धीमा है, बहुत धीमा, इनफाइनाइट साइमली धीमा, इतना ज्यादा धीमा कि जब आप देखते हो मैन को तो लगेगा कि मैन रुका हुआ है, क्योंकि बहुत धीरे उठ रहा है मैन, पपी को बहुत धीरे उठा रहा है। तो आप अगर देखोगे तो आप 1-2 मिनट देखोगे, 1-2 मिनट में बहुत ज्यादा पपी को नहीं उठा पाएगा, वो बिल्कुल धीरे आ रहा है। आपको लगेगा वो एक ही जगह अटक गया है, मतलब रुक गया है। आपको ये प्रोसेस होता हुआ, पपी उठता हुआ आगे जाता हुआ एक बार में नजर नहीं आएगा, इसके लिए आपको कई दिनों तक देखना पड़ेगा तो मैन उठेगा और आगे पहुंचेगा। तो दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इनफाइनाइट साइमली स्लो। ध्यान रखना, जब तक कहा ना जाए, बहुत जरूरी बात मैंने बताई, जब तक कहा ना जाए मान के चलेंगे कि बिल्कुल धीमा प्रोसेस है, बिल्कुल स्लो स्लो हो रहा है। ये बहुत जरूरी बात है बच्चों, क्वेश्चन करने में बड़े काम आएगी। तो जब तक कहा ना जाए आपको मानना है कि जो प्रोसेस है दैट इज इनफाइनाइट साइमली स्लो, बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। धीरे धीरे मैन पपी को उठा रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है और धीरे से पपी को उसने नीचे रख दिया। कितना धीरे? इनफाइनाइट साइमली स्लो। मतलब आप जब भी देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ ठहरा हुआ है, आपको कोई हरकत नजर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत धीरे चल रहा है, आपको कोई हरकत नजर नहीं आएगी। अगर आप किसी पेड़ को देखें, कोई पौधा है, मान लो ये छोटा सा पौधा है, इसकी कुछ पत्तियां वगैरह ऐसे निकल रही हैं, तो क्या आपको मालूम है कि ये जो पौधा है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है? अगर आप कोई छोटा सा पौधा लेंगे तो ये जो पौधा है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि पौधा ग्रोथ हो रही है ना, ग्रो कर रहा है, थोड़े दिन बाद ये पौधा पेड़ बन जाएगा, तो थोड़े दिन बाद ये जो पौधा है ये ऐसा दिखेगा। तो यानी ये जो पौधे की टिप है ये टिप ऊपर चढ़ गई। तो अगर आप इस पौधे की टिप को देखो तो क्या आपको ये ऊपर चढ़ती दिखेगी? क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ऊपर हो रही है, बिल्कुल धीरे धीरे इसकी मोशन हो रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है ऑलमोस्ट जीरो है। ये अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है,
आप जब भी देखोगे तो आप किसी पौधे को कितनी देर देखोगे? 5 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट में इतना ऊपर होगा या आपको फील ही नहीं होगा, इतना कम ये चलेगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा। लेकिन 1 साल बाद आप जब आओगे तो ये पौधा यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बड़ा हो गया। तो इसकी ये जो टिप है पौधे का, जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट एक्चुअली ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो मोशन है वो इतना स्लो है कि हम जब भी पौधे को देखेंगे हमें पौधा ठहरा हुआ दिखेगा। क्योंकि हम लोग तो 10, 15, 20 मिनट देखेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा बैठ के देख लोगे यार। और क्या जिंदगी में कोई काम नहीं बचा? क्या पौधे ही देखते रहोगे? आप थोड़ी देर देखोगे, थोड़ी देर में ये जो ऊपर उठा, इस बात का आपको एहसास ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन 1 महीने बाद देखो तो ये थोड़ा बड़ा हो गया होगा, 2 महीने बाद और बड़ा, साल भर बाद काफी ऊपर। तो इसका मतलब ये जो पौधे का सबसे ऊपर का हिस्सा है ये मूव करा होगा, अपने आप थोड़ी ऊपर पहुंचा होगा बिना मूव किए। लेकिन देखो कि कितना धीरे मूव हो रहा है, इतना स्लो ये मूव करता है कि हमें फील होता है रुका हुआ है। ठीक है, तो जब तक कहा ना जाए आपको मानना है कि सारे प्रोसेस इतने ही स्लो प्रोसेस है, आपको सारे प्रोसेसेस को इसी लेवल का स्लो प्रोसेस मानना है, इनफाइनाइट साइक्लिक स्लो। मतलब आप जब भी देखोगे आपको रुका हुआ दिखेगा। बच्चों ये बात मैंने बहुत जरूरी बात बताई है, जब तक कहा ना जाए आप मानोगे प्रोसेस स्लो है, और कितना स्लो? इनफाइनाइट साइक्लिक स्लो। आपको रुका हुआ ही महसूस होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले मैन ने पपी को उठाया, तो उठाते वक्त कितना वर्क हुआ इसको देखते हैं। तो वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग द पपी अप। तो ये साइड हेडिंग आपको डालनी है। पपी को लिफ्ट करते टाइम मैन ने कितना काम किया। तो सबसे पहले देखें कि जब पपी को मैन ने उठाया तो मैन ने पपी पर एक फोर्स लगाया होगा। अब बच्चों मैं आपको वर्क निकालना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से समझना ये एग्जांपल। मैं वर्क निकालना सिखा रहा हूं। वर्क डन बाय मैन, देखो मैंने मेंशन किया वर्क किसका? मैन का। और मैन का मतलब मैन वाले फोर्स का। मैंने बताया था ना कि जब भी वर्क कहना है तुरंत ये कहना है कि कौन से फोर्स का। तो बाय मैन मतलब मैन जितना फोर्स लगा रहा उस फोर्स का वर्क। तो बेटा पपी को उठाते टाइम क्या मैन ने पपी पर कोई फोर्स लगाया होगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल लगाया होगा। ऊपर की तरफ लगाया होगा। ये मैन का फोर्स है। और एक फोर्स होगा पपी का वेट, mg। तो एक फोर्स मैन ने लगाया, एक फोर्स पपी का वेट है नीचे की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल धीरे धीरे चला रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे उठा रहे हैं, वेरी स्लो, इनफाइनाइट साइमली स्लो। तो क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे पपी को उठा रहे हैं, इसलिए मैन का ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ पपी का जो वेट है वो बराबर होंगे, बैलेंस होंगे, क्योंकि बहुत धीरे पपी को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो while lifting the puppy, पपी को उठाने के दौरान while lifting the puppy, man applies an upward force F on the puppy, which is equal to the weight of the puppy. तो पपी को उठाने के लिए मैन ने अपवर्ड फोर्स लगाया, और ये जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द पपी। ये पपी के वेट के बराबर है। तो कहने का मतलब है F इज इक्वल टू mg।
ठीक। आई होप कि यहाँ ये बात तो सभी को क्लियर है कि पपी को उठाने के लिए मैन पपी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और क्योंकि बहुत धीरे धीरे उठा रहा है, बिल्कुल स्लो, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, एकदम धीरे धीरे पपी को ऊपर उठाया है मैन, तो मैन वाला फोर्स पपी के वेट के बराबर है, ठीक। अब हमें मैन वाले फोर्स का वर्क चाहिए, मैन वाले फोर्स का वर्क लेना है। तो पहला सवाल, क्या मैन वाला जो फोर्स है ये कांस्टेंट है? सबसे पहले तो यही देखेंगे ना कि फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं। तो क्या मैन वाला फोर्स कांस्टेंट है? आंसर इज यस, मैन का फोर्स कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगा, मैन का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। जो मैन वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगा, और जो मैन वाला फोर्स दिख रहा है इसका डायरेक्शन ऊपर रहने दो, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो mg रहेगा। तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, यानी फोर्स कांस्टेंट हुआ। और जब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क निकालना बहुत आसान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो वर्क डन, और वर्क डन जब भी लिख रहे हो उसके तुरंत बाद लिखना है किसका, तो वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग द पपी इज, पपी को लिफ्ट करने का वर्क डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, पपी को ऊपर ही उठा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया fs, और f की वैल्यू हम रख देते हैं mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाएगा हाइट, तो वर्क आ गया प्लस mgh, और इस वर्क को मैं लिख रहा हूं w1, उठाने का वर्क। सो w1 इक्वल टू fs, दैट इज इक्वल टू प्लस mgh। उठाना आसान बिल्कुल, तो पपी को उठाते टाइम मैन का वर्क है प्लस mgh, ठीक। आई होप सारे बच्चों को पपी के उठाते टाइम का वर्क क्लियर हो गया, वर्क डन बाय मैन। आप लोग वीडियो पॉज करो, साइड हेडिंग डालो, वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग द पपी अप, डायग्राम में फोर्सेस को दिखा लो, लैंग्वेज लिखो और वर्क को कैलकुलेट कर डालो। जल्दी से ये चीज क्लियर कॉपी पे करो, वीडियो पॉज करके, अच्छी हैंडराइटिंग में करना, जल्दी से करो। चलिए, तो पपी को उठाते टाइम इतना वर्क होगा। अब पपी को आगे ले जाते टाइम का वर्क लेते हैं, तो वर्क डन बाय मैन, मैन का ही वर्क लेना है इन वॉकिंग विद पपी, इन वॉकिंग विद पपी। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल आपकी बहुत मदद करने वाला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा क्लियर करने वाला है, बहुत चीजें आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आएंगी। तो ये एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना है हर बच्चे को, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने का आपका एम है तो। मैन पपी को उठा चुका है और अब वो आगे जा रहा है, पपी को लेके आगे बढ़ रहा है। पहला सवाल, क्या पपी को लेकर आगे बढ़ते टाइम मैन पपी पर कोई फोर्स लगा रहा है? सोच लो, वीडियो पॉज करके सोच सकते हो। क्या पपी को लेकर आगे जाने के दौरान मैन पपी पर कोई फोर्स लगा रहा है? जब मैं ये सवाल पूछता हूं, बच्चे तुरंत आंसर देते हैं हाँ लगा रहा है। मैं पूछता हूं किधर, बच्चे कहते हैं आगे की तरफ। नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। देखिए मैं बड़ी कमाल की बात कहने जा रहा हूं। पपी को लेकर
आगे बढ़ने के दौरान मैन पपी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, आगे की तरफ नहीं लगा रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना बहुत स्लो जा रहा है। तो पपी तो आपको आगे जाता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ेगा आपकी आंखों से, बिल्कुल स्लोली मैन आगे जा रहा है। तो आगे की तरफ अगर फोर्स होता तो एक्सीलरेशन होता, एक्सीलरेशन होता तो स्पीड बढ़ती, आगे की तरफ स्पीड बढ़ती ना, यानी मैन पहले सड़क पे चल रहा था फिर दौड़ने लगा, स्पीड बढ़ गई, ऐसा थोड़ी हो रहा है। मैन बिल्कुल स्लोली, कितना स्लो, इनफाइनाइट टाइमली धीरे धीरे मैन आगे जा रहा है। तो आपको जब भी आप देखोगे मैन को, आपको वो रुका हुआ दिखेगा, आपको तो मूव करता दिखेगा ही नहीं। तो मैन ने जो पपी पे फोर्स लगाया है वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है। और ऊपर की तरफ क्यों लगाया? क्योंकि मैन ने पपी को अपने हाथों में पकड़ा है, तो पपी का जो वेट होगा उस वेट के बैलेंस करने के लिए मैन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। मैं पूछता हूं कि मैन ने पपी पर कोई फोर्स लगाया आगे बढ़ने के दौरान? बच्चे कहते हैं हाँ लगाया आगे की तरफ। बच्चों ये रॉन्ग है। आगे बढ़ने के टाइम भी मैन पपी पर ऊपर की तरफ ही लगा रहा है फोर्स, आगे की तरफ नहीं लगा रहा है। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी कि जब मैन आगे बढ़ रहा है तो वो आगे की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। और जो फोर्स मैन ने लगाया वो पपी के वेट के बराबर होगा, पपी के वेट के बराबर होगा, क्योंकि मैन ने पपी को हाथ में उठाया है। तो जितना पपी का वेट नीचे है उतना मैन के हाथों से फोर्स ऊपर को लगेगा पपी को। लेकिन आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहा है मैन, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे मैन पपी को आगे ले जा रहा है। तो आगे के डायरेक्शन में पपी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो वाइल वॉकिंग विद द पपी, पपी के साथ वॉक करने के दौरान मैन अप्लाइज अपवर्ड फोर्स। वॉकिंग के दौरान भी अपवर्ड फोर्स ही मैन लगा रहा है ऑन द पपी विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द पपी। तो मतलब मैन का फोर्स ऊपर ही रहेगा। ध्यान दीजिए फिर से, वॉकिंग के दौरान भी ऊपर की तरफ ही फोर्स है, आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। सो अब ये जो फोर्स है, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड वेट के बराबर है और इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। तो डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, यानी फोर्स कांस्टेंट हुआ। फोर्स कांस्टेंट हुआ तो वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग द पपीज, पपी को लिफ्ट करने के लिए जो वर्क है इसको मैं लिखूंगा W2 मैन का वर्क, पपी को लिफ्ट करने का वर्क। फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए, जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो W2 आ गया 0, यानी जो हमारा मैन है उस मैन का आगे बढ़ने के दौरान 0 वर्क है। पपी को अपनी गोद में उठा के आगे ले जाने में मैन कोई वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गई है ये बात। कोई बात कम समझ में आई हो, रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, साइड हेडिंग डालो, वर्क डन बाय मैन इन वॉकिंग विद द पपी, लैंग्वेज लिखो और कैलकुलेशन करके दिखाओ वर्क इज 0। अच्छी हैंड राइटिंग में करना फेयर कॉपी पे। वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं पपी को नीचे रखने वाला वर्क कैलकुलेट करवाता हूं। पहले इसको नोट करो जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क
वर्क डन बाय मैन in putting the puppy back on ground, in putting the puppy back on ground, तो मैन ने पपी को वापस जमीन पे रखा, पपी को वापस मैन ने जमीन पे रखा, तो वापस पपी को नीचे रखने के लिए मैन ने कितना वर्क किया? पहला सवाल, क्या पपी को नीचे रखने के लिए मैन ने पपी पे कोई फोर्स लगाया होगा? सारे बच्चे इसको सोचिए, वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या पपी को नीचे रखने के दौरान मैन ने पपी पे कोई फोर्स लगाया होगा? जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो बच्चे बहुत ही मजेदार आंसर देते हैं, हाँ लगाया होगा। मैं पूछता हूं किधर, बच्चे कहते हैं नीचे। ध्यान दो बेटे, अगर मैन, जैसे मान लो ये डस्टर है, इसको आप पपी समझो, तो मेरे हाथों में ये डस्टर है, ठीक, अब मैं इसको नीचे रख रहा हूं। अगर मैं डस्टर पे कोई फोर्स ना लगाऊं तो देखो डस्टर का क्या होगा, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मतलब मैंने अपना हाथ हटा लिया है तो डस्टर धड़ाम से नीचे चला गया, मेरा फोर्स हट गया। तो अगर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं डस्टर को नीचे रखने के दौरान, इसका मतलब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब मैंने डस्टर को छोड़ दिया, डस्टर नीचे चला गया। अच्छा, अब और मजेदार बात देखो, डस्टर को नीचे रखने के दौरान मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो मेरे हाथ में ये डस्टर है और मैं इसको नीचे रख रहा हूं और फोर्स भी नीचे लगा रहा हूं। Did you see what happened? ग्रेविटी तो पहले ही नीचे है, तुम भी नीचे ही फोर्स लगा रहे हो, मतलब तुम डस्टर को पटक रहे हो जमीन पे, अगर तुम्हारा फोर्स नीचे लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो ऑलरेडी उसको नीचे खींच रही है और तुम भी नीचे की तरफ ही उसको फोर्स देने लगे, तो बेसिकली तुमने डस्टर को पटक दिया उठा के। मैन ऐसा तो नहीं कर रहा है, पपी तो मर जाएगा, पपी का क्या होगा, मैन ने उठा के पपी को पटका दो, पपी की तो टांग ही टूट जाएगी, राइट। तो जब भी मैं पूछता हूं कि पपी को नीचे रखने के दौरान क्या मैन पपी पे कोई फोर्स लगा रहा है, बच्चे अक्सर कहते हैं डाउनवर्ड लगा रहा है। गलत जवाब है, सही जवाब यह है पपी को नीचे रखने के दौरान भी मैन पपी पर ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल हौले से पपी को नीचे रख रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे, वेरी स्लो। तो मतलब जितना पपी का वजन है उतना फोर्स मैन ऊपर लगाएगा और बिल्कुल धीरे धीरे पपी को ले जाके सड़क पे रख देगा। बच्चों देखो कितनी मजेदार बात आपने सीखी है, जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो हम उस चीज पर ऊपर फोर्स लगाते हैं, और जब हम किसी चीज को नीचे रखते हैं तो भी हम उस चीज पर ऊपर ही फोर्स लगाते हैं। उठाते टाइम भी ऊपर और किसी चीज को नीचे रखते टाइम भी हम ऊपर ही फोर्स लगाते हैं, क्योंकि अगर हमने नीचे फोर्स लगाया तो हमने उस चीज को रखा नहीं, पटक दिया, टूट जाएगी वो चीज। ओके, बहुत जरूरी बात आपने समझी है कि किसी चीज को नीचे रखना है, नीचे रखते समय भी हम ऊपर ही फोर्स लगा रहे होते हैं, तभी तो वो धीरे 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 नीचे जाती है ना। तो पपी को नीचे सड़क पे रखने के दौरान, सड़क पे वापस पपी को रखने के दौरान मैन इस पपी पर ऊपर ही फोर्स लगाता रहेगा, नीचे की तरफ नहीं लगाएगा, ऊपर की तरफ ही मैन का फोर्स लगेगा। और ये जो मैन का फोर्स लगेगा ये पपी के वेट को बैलेंस किएगा, वेट के बिल्कुल बराबर लगेगा फोर्स, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे मैन ले जा रहा है, तो जितना पपी का वेट उतना ही मैन का ऊपर की तरफ फोर्स। तो while putting the puppy on ground, पपी को जमीन पे रखने के दौरान मैन अप्लाइज अपवर्ड फोर्स, नीचे रखने के दौरान भी अपवर्ड फोर्स ही मैन ने लगाया है ऑन द पपी, which is equal to weight of the puppy।
अब क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? हाँ, डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, मैग्नीट्यूड mg के बराबर रहेगा, फोर्स कांस्टेंट है। सो वर्क डन बाय मैन in putting the puppy back on ground is पपी को नीचे रखने का वर्क हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और इसे हम W3 लिख रहे हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, पपी को नीचे रख रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इस वर्क को मैं W3 लिख रहा हूं, W3 इक्वल टू -Fs, F की वैल्यू mg और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हाइट के बराबर। तो पपी को नीचे रखने के लिए जो मैम ने वर्क किया है दैट इज -mgh। आई होप जो मैंने समझाया सारे बच्चों को समझ में आया होगा। पपी को नीचे रखने का वर्क मैंने कैलकुलेट करके आपको समझाया है। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में पूरी चीज को नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। कोई बात कम समझ में आई हो, रिवाइंड करके फिर समझने की कोशिश कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में आता है, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, फेयर कॉपी पे जल्दी से अच्छी हैंडराइटिंग में साइड हेडिंग डालो, वर्क डन बाय मैन इन पुटिंग द पपी बैक ऑन ग्राउंड। ये पूरी चीज फेयर कॉपी पे फटाफट नोट करो। तो चलो देखते हैं मैन का टोटल वर्क क्या हुआ। सो नेट वर्क डन बाय मैन इज, मैन का नेटवर्क, तो उठाने के दौरान W1, आगे बढ़ने के दौरान W2, नीचे रखने के दौरान W3। दिस इज द नेटवर्क। W1 is plus mgh, W2 is 0, W3 is minus mgh एंड टोटल जो मैम ने काम किया वो 0 वर्क हुआ। उठाने के दौरान प्लस mgh हुआ, आगे बढ़ने के दौरान कुछ नहीं हुआ, नीचे रखने के दौरान माइनस mgh वर्क हुआ। टोटल मैम को पपी को उठा के दूसरी जगह रखने का वर्क है 0। तो जब भी हम कोई सामान एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ ले जाके रख देते हैं सेम लेवल पर, मतलब जमीन से उठा के जमीन पे ही रख दोगे, तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा 0। तो रेलवे स्टेशन पे जो कुली होता है, कुली आपका सामान उठाता है और ले जाके बाहर रेलवे स्टेशन के रख देता है। कुली ने कितना वर्क किया है? 0 वर्क किया है, कोई वर्क नहीं किया कुली ने। ये बात किसी कुली को मत कहना, बहुत मार खाओगे। कुली बेचारा थक गया, तुम कह रहे तुमने कोई वर्क ही नहीं हुआ। कुली को तो गुस्सा आएगा ही, कुली सोचेगा ये कैसा आदमी है कि मैं पसीने पसीने हो जा रहा हूं, ये कह रहा वर्क ही नहीं हुआ कोई। लेकिन सच्चाई यही है, सामान को उठा के दूसरी तरफ रखने के लिए वर्क इज 0। फिजिक्स झूठ नहीं बोलती। 0 वर्क किया है कुली ने। सामान को ले जाने के लिए कुली का जो वर्क है दैट्स 0 वर्क एंड इट्स रियली ट्रू। कोई वर्क नहीं किया है कुली ने। तो नोट कर लो, पपी को लेकर दूसरी तरफ रखने के लिए नेट वर्क डन इज 0। जल्दी से नोट करो। ओके, अब मैं आगे की चीज जल्दी से बता रहा हूं। देखो ये तो हो गया मैन का वर्क, बाय मैन। मैन का वर्क मतलब मैन वाले फोर्स का वर्क। लेकिन मैन वाला जो फोर्स है उसके अलावा एक फोर्स और है, ग्रेविटी वाला, mg। तो चलो देखिए ग्रेविटी ने कितना वर्क किया।
ग्रेविटी का वर्क देखते हैं जल्दी से। तो मैन पपी को उठा रहा है, मैन पपी को उठा रहा है, इस प्रोसेस में ग्रेविटी का क्या वर्क है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी while man lifts the puppy। जब मैन पपी को उठा रहा है उस दौरान ग्रेविटी का क्या वर्क है? while man lifts the puppy, तो W1, अब ग्रेविटी का फोर्स तो कांस्टेंट ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैग्नीट्यूड mg है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो सीधे सीधे W1 डैश, W1 था मैन का वर्क पपी को उठाने के लिए, W1 डैश ग्रेविटी का वर्क जब मैन ने पपी को उठाया उस दौरान। तो W1 डैश क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो सीधे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। फोर्स ग्रेविटी वाला नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, मैन ने पपी को उठाया तो फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है। सो W1 डैश इज माइनस Fs, F की वैल्यू mg, जो फोर्स है वो ग्रेविटी वाला फोर्स है, ग्रेविटी वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड mg है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड h है। ओके, तो ये रहा मैन का पपी को लिफ्ट करने के दौरान ग्रेविटी का वर्क। जब मैन ने पपी को लिफ्ट किया उस दौरान ग्रेविटी वाला वर्क है माइनस mgh, मैन वाला वर्क था प्लस mgh, ग्रेविटी वाला आया माइनस mgh। ग्रेविटी का फोर्स कांस्टेंट है इसलिए बड़ा आसान है इसको करना, जल्दी से नोट करो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन कर लो, ग्रेविटी का वर्क। चलिए अब देखते हैं ग्रेविटी का वर्क जब मैन आगे बढ़ रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हाइल मैन वॉक्स विद पपी, जब मैन पपी के साथ वॉक कर रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है इसलिए हम सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो W2 डैश मैन के वॉक करने के दौरान ग्रेविटी का क्या वर्क है? W2 डैश इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू अभी तो F लिख देते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट S, और ग्रेविटी का फोर्स देखो नीचे है, मैन आगे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 डिग्री तो 0 होता है। तो जब मैन आगे की तरफ वॉक करेगा तो ग्रेविटी का वर्क होगा 0 वर्क होगा ग्रेविटी की वजह से। वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो ग्रेविटी का वर्क मैन के वॉक करने के दौरान, जल्दी से नोट करो। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क निकाल रहे जब मैन ने पपी को नीचे रखा, व्हाइल मैन पुट्स द पपी ऑन ग्राउंड। मैन ने पपी को वापस नीचे रखा तो ग्रेविटी का क्या वर्क है इस प्रोसेस में? तो W3 डैश फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मैन का, अब मैन का नहीं देख रहे, ग्रेविटी का नीचे है, ग्रेविटी वाला फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है क्योंकि मैन पपी को नीचे रख रहा है, तो फोर्स भी नीचे है, ग्रेविटी वाला फोर्स, यहां ग्रेविटी का वर्क है, इस बात को ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है दोनों का,
cos 0 डिग्री 1 होता है, तो W3 डैश इज Fs, F की वैल्यू mg है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड h है। मैग्नीट्यूड है ये, यहां ये वेक्टर था, डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के बाद ये मैग्नीट्यूड हो गया है, तो मैग्नीट्यूड तो h ही है और सीधा सीधा दिख रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो जब मैन ने पपी को नीचे रखा तो ग्रेविटी का वर्क हो रहा है प्लस mgh, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी ग्रेविटी का टोटल क्या वर्क है, W डैश नेट, इट इज W1 डैश, W2 डैश, W3 डैश। W1 डैश इज माइनस mgh, W2 डैश 0 है, W3 डैश इज प्लस mgh और टोटल 0 हो गया। मतलब ग्रेविटी का भी टोटल वर्क 0 है, मैन का भी टोटल वर्क 0 है, यानी कुल मिला के टोटल वर्क 0 ही है पपी को इधर से उधर रखने में। ग्रेविटी का भी टोटल 0, मैन का भी टोटल 0, तो टोटल वर्क ऑन द पपी इज ऑल्सो 0। ज्यादातर हम मैन का वर्क निकालते हैं। मैंने आपसे हर बार कहा है कि जब भी वर्क की बात चले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किसका वर्क पूछा है क्वेश्चन में, ग्रेविटी वाले फोर्स का वर्क पूछा है कि मैन वाले फोर्स का। ध्यान रखना इस बात को, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जब मैन ने पपी को उठाया तो मैन का वर्क है प्लस mgh, लेकिन पपी को उठाने में ग्रेविटी का वर्क है माइनस mgh। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, किसका वर्क आप बताने जा रहे हो। टोटल वर्क मैन का भी 0 है, ग्रेविटी का भी 0 है। आई होप आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। इनकेस आपके माइंड में कोई डाउट आता है, आप मेरे साथ अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में नोट कर लो पूरी बात। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।